नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको सूचनाएं मिल सके। अगर आप सूचनाएं नहीं मिल रही हैं तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा ना दे, नहीं तो आपके पास जो पर्सनल समस्याएं हैं, जैसे पेट्रोल के बढ़ते दामों से, आपके बच्चों की बेरोजगारी से, या ऐसी कोई भी समस्याएं जो आपने कोरोना काल में अस्पतालों में भुगती हो, उनका कोई इलाज नहीं हो रहा है, ऐसे चैनलों को देखकर, लड़ाई झगड़ों की बहस को देखकर, तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा कम दे, वरना वो समस्याएं जो कि तो आपके जीवन में बनी रहेगी। इसलिए उन चैनलों को बढ़ावा दे जिनसे आपका समाज बढ़ सके, आप बढ़ सके, आपके बच्चे बढ़ सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। तमिलनाडु बीजेपी के महासचिव के.टी. राघवन ने कथित रूप से एक स्टिंग वीडियो जारी होने के बाद मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कथित अश्लील वीडियो में उन्हें पार्टी के एक महिला कार्यकर्ता के साथ दिखाया गया है। इस फुटेज को पार्टी के ही दूसरे पदाधिकारी मदन रविचंद्रन ने यूट्यूब पर पोस्ट किया था। एनडीटीवी स्वतंत्र रूप से वीडियो में दिखाए गए व्यक्ति की पहचान की पुष्टि नहीं कर सका है। उधर राघवन ने एक ट्वीट में ऐसे आरोपों से इनकार किया और कहा है कि वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने लिखा है कि तमिलनाडु के लोग, पार्टी कार्यकर्ता और मेरे साथ के लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं 30 साल से बिना किसी लाभ के काम कर रहा हूँ। राघवन ने कहा कि मुझे आज सुबह ही सोशल मीडिया पर मेरे बारे में साझा किए गए वीडियो के बारे में पता चला। ये मुझे और मेरी पार्टी को कलंकित करने के लिए जारी किया गया है। मैंने सम्मानित राज्य अध्यक्ष अन्नामलाई के साथ चर्चा की। मैं अपनी पार्टी के पद से इस्तीफा देता हूँ। मैं आरोपों से इनकार करता हूँ। न्याय की जीत होगी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां से लौटे 78 लोगों में से 16 कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर आए 3 ग्रंथी भी इसमें शामिल है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इनसे आकर मिले थे। अब सभी 78 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसी के साथ काबुल एयरपोर्ट से निकलकर लोग जितने भी देशों में पहुंचे, वहां भी कोरोना केसों के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। बता दें कि भारत मंगलवार को दुशांबे से 78 लोगों को वापस लाया, जिनमें 25 भारतीय नागरिक तथा कई अफगान सिख और हिंदू शामिल है। एक दिन पहले उन्हें भारतीय वायुसेना के सैन्य परिवहन विमान से काबुल से दुशांबे पहुंचाया गया था। एयर इंडिया की फ्लाइट के जरिए दुशांबे से दिल्ली लाए गए लोगों के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी है। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वी मुरलीधरन ने उनका स्वागत किया था। दिल्ली में सिखों की सबसे बड़ी संस्था दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के चुनावों के नतीजे बुधवार यानी आज आएंगे। समिति के लिए हर 4 साल में होने वाले चुनावों के लिए रविवार को वोट डाले गए थे। इन चुनावों में कुल 46 वार्डों के लिए 3,42,065 वोटर थे, जिसमें 37.27% मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, जबकि पिछले चुनाव में 45.61% वोटिंग हुई थी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी दिल्ली के अंदर सभी गुरुद्वारों का प्रबंध करती है। यही नहीं, कई स्कूल, कॉलेज और अस्पताल भी चलाती है। इसके अलावा दिल्ली में सिखों के मुद्दे भी उठाती है। कुल मिलाकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली में सिखों की सबसे बड़ी संस्था है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर परचम लहराने के लिए मुख्य मुकाबला 3 पार्टियों में है: शिरोमणि अकाली दल दिल्ली और जग आसरा गुरु ओट। इन तीनों पार्टियों में से शिरोमणि अकाली दल इस समय दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सत्ता पर काबिज है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सही कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के हित में नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हित में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिसे कांग्रेस ने 70 वर्षों में बनाने में मदद की थी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा को मंगलवार को युवाओं के भविष्य पर आक्रमण करार दिया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल में जनता के पैसे से बनी देश की बहुमूल्य संपत्तियों को अपने कुछ उद्योगपति मित्रों को उपहार के रूप में दे रहे हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने ये दावा भी किया है कि एनएमपी से कुछ कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा, जिस कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा। गहलोत ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि राजग सरकार जो गलती कर रही है उससे पूरा देश चिंतित है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। जिन क्षेत्रों को बेचा जा रहा है, उनका निजीकरण किया जा रहा है, उनमें रणनीतिक संपत्तियां शामिल है। राहुल गांधी के संवाददाता सम्मेलन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें लाभ कमाने वाले क्षेत्र भी शामिल है। सरकार ने हितधारकों, यूनियन कार्यकर्ताओं और यहां तक कि विपक्ष के साथ भी इस बारे में चर्चा नहीं की।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की उनकी टिप्पणी को लेकर आज कल गिरफ्तार किया गया। हालांकि देर रात महाड़ की एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। राणे, जो कि भाजपा के नेता है, जुलाई में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। वे पिछले 20 वर्षों में गिरफ्तार होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी गिरफ्तारी सहयोगी दल से प्रतिद्वंदी बनी शिवसेना और भाजपा के बीच विवाद का नया कारण बन गई है। बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण के लिए नारायण राणे की याचिका पर तत्काल सुनवाई के उनके अनुरोध को खारिज करने के तुरंत बाद उनको खाना खाते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें रायगढ़ जिले की एक अदालत में पेश किया गया। उनकी पत्नी भी बहुत सारे लोगों से घिरी हुई अदालत में आई। राणे के वकील ने अदालत से कहा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची है, वे उसके दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने जवाब दिया, कृपया प्रक्रिया का पालन करें, हमें रजिस्ट्री का काम न करने दें। यूपी सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 आपराधिक मामलों के मामले वापस ले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताया गया है कि इन मामलों को बिना कोई कारण बताए वापस ले लिया गया है। इन मामलों में अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। सांसद विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द ट्रायल के मामले में एमएक्स क्यूरी विजय हंसारिया ने रिपोर्ट दाखिल की है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर उस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी, जिसमें सांसदों के खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटान की मांग की गई है। मामले में विजय हंसारिया ने अधिवक्ता स्नेहा कलिता के माध्यम से दायर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित कुल 510 मामले मेरठ जोन के 5 जिलों में दर्ज किए गए थे। कुल 6,889 आरोपियों के खिलाफ ये मामले दर्ज हुए। इन 510 मामलों में से 175 मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए थे, 165 मामलों में अंतिम रिपोर्ट जमा की गई थी और 170 मामलों को हटा दिया गया था। केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए कोविशील्ड टीके के दूसरी डोज की अवधि पर जवाब मांगा है। उसने पूछा है कि टीके की 2 डोज के बीच में 84 दिन का गैप क्यों है, क्या इससे टीके का प्रभाव बढ़ता है या टीकों की कमी की वजह से इतना गैप रखा गया है। जस्टिस पीवी सुरेश कुमार ने कपड़ा कंपनी की याचिका की सुनवाई के दौरान निजी पसोपेश भी जाहिर करते हुए कहा कि अगर 84 दिन के गैप से टीके का प्रभाव बढ़ता है तो मुझे अपनी चिंता हो रही है। मुझे दूसरा टीका सिर्फ 4 से 6 हफ्ते के अंतर पर लगा था। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी और तारा सुतारिया स्टारर फिल्म तड़प एन इनक्रेडिबल लव स्टोरी की नई रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस बात की जानकारी इस फिल्म के निर्देशक मिलन लुथरिया ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस को दी। उन्होंने लिखा कि एक अद्भुत प्रेम कहानी का इंतजार कर रहा हूं। तड़प बड़े पर्दे पर 3 दिसंबर 2021 को आएगी। कुछ दिन पहले ही फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया गया था, उसमें रिलीज डेट 24 सितंबर बताई गई थी, लेकिन मौजूदा हालात के मद्देनजर फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।